नमस्कार दोस्तों, गुलदस्ता के इस नए प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त, होस्ट और मेज़बान मयंक। हिंदी साहित्य में अनेक विमर्श हुए हैं, अभी चल भी रहे हैं। दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, वृद्ध विमर्श और अन्यान्य विमर्श। किंतु एक जो ज़रूरी विमर्श है, जो हम लोग उसको छोड़ चुके हैं या भूल चुके हैं, वह विमर्श है साहित्य इतिहास विमर्श, मतलब साहित्य के इतिहास का विमर्श। इसी संदर्भ में आज आपका दोस्त मयंक कुछ कहने जा रहा है, आपसे संवाद करेगा और कुछ ज़रूरी प्रश्न छेड़ेगा। साहित्य इतिहास विमर्श, सुंदर के स्वप्न और आरंभिक आधुनिकता, यह हमारा आज का शीर्षक है, अर्थात टॉपिक है। पिछले लगभग 3 दशकों में दुनिया इस विचार के प्रति जागरूक हुई है कि जिस आधुनिक दुनिया में हम रहते हैं वह विशेष रूप से पश्चिम की देन नहीं है। जिस आधुनिक दुनिया में हम रहते हैं उसका विकास न तो केवल यूरोप में हुआ था, न ही केवल 17वीं, 18वीं या 20वीं शताब्दी के बीच किसी निश्चित समय सीमा में। वास्तव में सभी समाजों और सभी सभ्यताओं ने मानव विकास के सभी कालखंडों के माध्यम से विभिन्न विचारों, दर्शनों, धर्मों, शासनों, व्यापारों, कृषि, साहित्य व शिल्पों को बनाने और विकसित करने के क्रम में इसके विकास में योगदान दिया है। आधुनिकता निश्चित तौर पर अपनी पश्चिमी धुरी से विकेंद्रित होकर स्थानीय, देशज या आरंभिक आधुनिकता में व्याख्यायित हुई है। इस क्रम में दलपत राजपुरोहित की किताब सुंदर के स्वप्न, आरंभिक आधुनिकता के रास्ते, भक्ति तथा रीत के ऐतिहासिक, आर्थिक, साहित्यिक और भाषाई प्रतिमानों को नया आधार प्रदान करती है। वे भक्ति की संस्थाओं के राजसी प्रश्रय और रीतिकाल की रचनाओं के दरबारी संस्कृति से अभिन्न जुड़ाव के आधार स्वरूप उस काल में विकसित भारत की ठोस अर्थव्यवस्था और प्रभावी राज्य व्यवस्था को देखते हैं। लेखक की पहली पंक्ति ही है कि यूरो केंद्रित आधुनिकता के आने से पहले भी भारत में अपनी आधुनिकता रही है, जिसे देश भाषा साहित्य को पढ़े बिना नहीं समझा जा सकता। भारत की इस आरंभिक आधुनिकता के अनेक रूपों को मध्यकाल में खोजा जाना चाहिए। मध्यकाल, यह बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अब यह देखना है हमें कि मध्यकाल में ही क्यों खोजा जाना चाहिए, तो रामविलास शर्मा की तरफ हमें देखना होगा। रामविलास शर्मा ने इसी आरंभिक आधुनिकता को व्यापारिक पूंजीवाद कहा था और यह प्रस्ताव रखा कि भारत की आधुनिकता यहीं से मानी जानी चाहिए। बाद में पुरुषोत्तम अग्रवाल इसी आधुनिकता को देशज आधुनिकता का नाम देते हैं और कबीर और उसके युग के संदर्भ में इसका प्रतिपादन करते हैं। दलपत राजपुरोहित आरंभिक आधुनिकता को व्याख्यायित, विश्लेषित और संदर्भ सहित समझाने के लिए अपनी पुस्तक सुंदर के स्वप्न, जो राजकमल प्रकाशन से छपी है, के शुरुआती अध्याय ही आरंभिक आधुनिकता और हिंदी के इतिहास का सहारा लेते हैं। आरंभिक आधुनिकता की बुनियाद और उसके प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए लेखक पाठक के सामने एक शर्त रखता है, एक सहज सा शर्त। वह शर्त है, इतिहास में स्थित हिंदी कविता
और भक्ति के बन रहे लोकवृत्त को औपनिवेशिक शासन और राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रभाव में लिखे इतिहास ग्रंथों से बनी हमारी समझ से परे जाकर पढ़ा जाए। कहना ना होगा कि दलपत साहित्य एवं इतिहास को अलग कोण से देखने की हिमायत कर रहे हैं, जहां औपनिवेशिक शासन और राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ साथ पूर्वग्रहों का निष्कासन भी ज़रूरी है। इन तत्वों की च्युति एवं विचारों की स्वच्छंद आवाजाही में आधुनिकता लोक से जन्मी अवधारणा सिद्ध होती है, जिसमें उसके सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया और संरक्षणवादी राज्य व्यवस्था निहित हैं। आधुनिक भारत अंग्रेजी भाषा तथा यूरोसेंट्रिक विचारों के विमर्श से बना है। इस नैरेटिव को ध्वस्त करते हुए दलपत गतिशील भारत का विकास देश भाषा और आरंभिक आधुनिकता के आईने में देखे जाने का प्रस्ताव रखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में संत दादू एवं उनके पंथ का जिक्र तो मिलता है, किंतु यह जिक्र कुछ शब्दों तक सिमट कर रह जाता है। कबीर पंथ एवं दादू पंथ का भारत की संस्कृति, खासकर बौद्धिक संस्कृति में क्या और कितना योगदान है, इन विचारोत्तेजक और महत्वपूर्ण प्रश्नों से जूझते हुए लेखक यह प्रस्तावित करता है कि दादू पंथ पर कबीर के विचारों का प्रभाव तो है, दादू पंथ पर कबीर के विचारों का प्रभाव तो है, पर कई वैचारिक छोरों पर दादू पंथ और दादू दयाल के सर्वाधिक शिक्षित सुंदर दास के विचार जुदा एवं मौलिक हैं। लेखक सुंदर दास की कविताओं और दादू के विचारों के माध्यम से इसी स्थापना को परिपुष्ट करते हैं। सुंदर के स्वप्न दिखाती है कि दादू पंथ की लोक नीति के कारण ही कई वणिक समुदाय भक्ति की तरफ मुड़े। यह बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि दादू पंथ की लोक नीति के कारण ही कई वणिक समुदाय भक्ति की तरफ मुड़े। भक्ति और सांसारिकता का अद्भुत किंतु अहम जुड़ाव था यह। इसी क्रम में शेखावटी का कायम खानी वंश भी महत्वपूर्ण है। कायम खानी मुस्लिम धर्मांतरित राजपूत थे, जिन्होंने दादू पंथ को प्रश्रय दिया था। यह दादू पंथ के उस समय के विराट सामाजिक और जियोपॉलिटिकल फैलाव की पुष्टि करता है। बड़े ही रोचक और लॉजिकल ढंग से लेखक ने दादू पंथ का उद्भव, उसका महत्व, उसके सामाजिक सांस्कृतिक अवदान को रेखांकित किया है। यह रेखांकन वास्तव में हिंदी साहित्य में न सिर्फ दादू पंथ के ऐतिहासिक महत्व को बौद्धिक आधार प्रदान करता है, बल्कि दादू पंथ को कबीर पंथ के समकक्ष ला खड़ा करता है। इस प्रकरण में अकबर के सुलहे कुल एवं दादू पंथियों के महत्व का प्रतिपादन इस रूप में और आवश्यक हो जाता है, क्योंकि शिवाजी के एक पत्र में जब अकबर की तारीफ की गई है तो उसमें दादू पंथियों का जिक्र है। स्मरण रहे, और यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, कि उस वक्त कई पंथ संप्रदाय मौजूद थे, किंतु शिवाजी के पत्र में सिर्फ दादू पंथ का उल्लेख। उस काल में दादू के विचारों के व्यापक प्रसार का प्रामाणिक दस्तावेज है। जैन मतावलंबियों और दादूपंथी के विचारों में साम्य भी एक दिलचस्प तथ्य के रूप में उभरता है। अकबर का सुलह कुल
और दादू पंथ की चर्चा के प्रसंग में दलपत राज पुरोहित ने शिवाजी के पत्र का उद्धरण दिया है। पत्र कुछ यूं है। अकबर पातशाह ने एक सुदृढ़ साम्राज्य की नींव रखी थी तथा पूरी शक्ति से 52 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने सुलह कुल जैसी प्रशंसनीय नीति को लागू किया, जिसमें कई संप्रदायों, ईसाइयों, यहूदियों, मुसलमानों, दादूपंथियों, फल्कियों, मलकियों, अंसारियों, दहरियों, ब्राह्मणों और जैन यतियों आदि के साथ सौहार्द बढ़ाया गया। यह था शिवाजी का पत्र, जिसमें दादू पंथ का जिक्र था। शिवाजी के पत्र का उल्लेख लेखक ने दादू पंथ की महत्ता को स्थापित करने एवं साहित्य इतिहास की मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश के संदर्भ में की है, किंतु यह पत्र अपने संदर्भ, सीमा और काल परिवेश को लांघते हुए आज के यथार्थ समय में कई भ्रम, अवधारणाओं और मिथ्या प्रचारित खबरों का पर्दाफाश करता है। दलपत की यह नज़ीर उन तमाम राजनैतिक हथकंडों और फेक न्यूज़ की पोल खोलती है जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए भारत के सुदृढ़ ऐतिहासिक एवं सामाजिक चरित्र को इम्पर्सोनेट करने की जी तोड़ कोशिश में लगे हुए हैं। जन गोपाल द्वारा लिखित दादू दयाल की पर्ची में दादू के विचारों के सानिध्य में हिंदू मुसलमान धर्म से परे जाने की बात करते हैं। साथ ही एक खास विचार का साक्ष्य मिलता है जो आरंभिक आधुनिकता की पहचान कराता है। बाल विवाह के संबंध में जब हम ऐतिहासिक गलियारों में झांकते हैं तो इसका केंद्र बिंदु नवजागरण से पूर्व राजा राम मोहन राय के विचारों में उपस्थित मिलता है। राम मोहन राय की विचारशील प्रयासों के कारण ही भारत में बाल विवाह प्रथा पर पाबंदी लगी। यह एक गौर करने वाली बात है कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बाल विवाह बंद हुआ या उस बंद करने की कोशिश की गई, किंतु राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन ने ब्रिटिश सरकार द्वारा एक बिल पास करवाया था इन दोनों ने कि जिसे स्पेशल मैरिज एक्ट कहा गया। वह बिल क्या था? बिल था स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसके अंतर्गत शादी के लिए लड़कों की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। भारतेंदु ने भी अपने साहित्य में बाल विवाह और सती प्रथा जैसे मुद्दों को उठाया और उसे सामाजिक कुरीति माना। दलपत सुंदर के स्वप्न में सप्रमाण दिखाते हैं कि संत दादू बाल विवाह, खासकर छोटी उम्र की कन्याओं के विवाह का विरोध करते हैं। यह एक बड़ा पॉइंट है, क्योंकि जब हम बाल विवाह को देखते हैं तो वह आधुनिक काल में देखते हैं, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में, जब केशव चंद्र सेन और राम मोहन राय ने
इसे स्पेशल मैरिज एक्ट को बंद करवाने की कोशिश की थी। भारतेंदु में भी हम ये देखते हैं, लेकिन पूरे हिंदी साहित्य में बाल विवाह पर उससे पहले नज़र नहीं जाती है। दलपत राजपुरोहित का यह काम, यह एक पॉइंट, यह एक दादू पंथ के संदर्भ में यह एक पॉइंट बहुत बड़ा प्रस्थान खड़ा करता है, बहुत बड़ा एक पिलर है। इसलिए हम देखते हैं कि दलपत सुंदर के स्वप्न में 100 प्रमाण दिखाते हैं कि संत दादू बाल विवाह, खासकर छोटी उम्र की कन्याओं के विवाह का विरोध करते हैं। इसके साथ ही दादू एक बहुत बड़ा दुनियावी किंतु सामाजिक एक संदेश देते हैं। संदेश क्या है कि प्रेम के बिना जवान जोड़े के विवाह को भी अनुचित और कामासक्ति से पूर्ण बताते हैं। अर्थात कि विवाह हो तो प्रेम होना चाहिए विवाह में, बिना प्रेम के विवाह एकदम अनुचित है और कामासक्त है, काम से सिक्त है। गौर करें तो कबीर तथा अन्य निर्गुण कवियों की रचनाओं में भी बाल विवाह निषेध संबंधी विचार अनुपस्थित ही हैं। दादू के विचारों का यह कोण उनकी महत प्रगतिशीलता, अविभक्त सामाजिकता और दीर्घदर्शी आधुनिकता का निदर्शन करता है। बाल विवाह निषेध का केंद्र बिंदु भले ही राजा राम मोहन राय के विचारों में अवस्थित हो, पर प्रभाव बिंदु का जुड़ाव सीधे तौर पर दादू दयाल से जुड़ता नजर आता है। दादू दयाल निस्संदेह रूप से प्रथम मध्यकालीन कवि साबित होते हैं, जिन्होंने बाल विवाह के विरोध का प्रवर्तन किया। अब इसमें एक और पॉइंट हम देखना चाहते हैं या देखेंगे, तो बाल विवाह का विरोध मध्यकाल में यहाँ हम देखते हैं कि दादू दयाल ने किया, किंतु जो आदिकाल है किसी ने नहीं किया। अर्थात अगर बाल विवाह के विरोध का प्रथम प्रस्थान बिंदु माना जाए तो दादू दयाल ही होंगे। क्यों? क्योंकि आधुनिक काल में जब केशव चंद्र सेन और राम मोहन राय, उससे पहले भारतेंदु ने इसका प्रतिकार किया था, तो इससे पहले मध्यकाल में जब ये बात दादू दयाल कहते हैं और जब प्रस्थान बिंदु वहाँ से शुरू होता है, क्यों ना हम उस पूर्वाग्रह से मुक्त हों कि यह जो बाल विवाह का विरोध आधुनिक काल की देन है। अब से यह देखना ज़रूरी है और यह प्रस्थान बिंदु और यह हम सोच लें कि बाल विवाह का विरोध जो है वह मध्यकाल में ही हुआ था। और पहला प्रस्थानकर्ता कौन है इसके? दादू दयाल। जी हाँ, दादू दयाल। सुंदर के स्वप्न में सुंदरदास की कविताओं के विविध वर्णीय आयामों के माध्यम से भक्ति के नव प्रतिमान स्थापित किए गए हैं। सुंदरदास ने वर्षों से चली आ रही काव्य की आत्मा की बहस में नया प्रतिमान उपस्थित किया। उनके लिए काव्य की आत्मा न रस है, न ही अलंकार। काव्य की आत्मा और उद्देश्य हरिजस है, अर्थात हरि का यश, ईश्वर का यश, ईश्वर में लीनता, तल्लीनता। जब तक कविता हरिजस पर लिखी जाएगी वह प्रासंगिक होगी, यानी
कविता का निमित्त, उसी ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति जो हमारे अंदर प्राकृतिक रूप से उपस्थित है। किंतु वे कविता के लिए काव्य शास्त्रीय ज्ञान, खासकर छंदों के ज्ञान को नितांत आवश्यक मानते हैं। हरिजस तो है कविता की आत्मा उनके लिए, लेकिन काव्य शास्त्रीय ज्ञान के लिए छंदों का ज्ञान नितांत आवश्यक है। नखशिख वाली कविता को हे मानते हुए इसकी निंदा भी करते हैं। नखशिख अर्थात श्रृंगारिक कविता, श्रृंगार का संयोग पक्ष मुख्यतः। तो नखशिख वाली कविता को सुंदरदास हेय मानते हैं और इसकी निंदा भी करते हैं। साथ ही साथ इसके लिए एक विकल्प तैयार करते हैं। यह भी एक ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि बहुत से रचनाकार, बहुत से लेखक अपनी बात तो रख देते हैं किंतु वहाँ विकल्प नहीं रखते। जैसे मैंने ये कह दिया कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल से शुरू होती है और उस पर ही आधारित सभी आगे के इतिहास लिखे गए हैं। इतनी बात मैंने कह दी, लेकिन मैंने यहाँ तर्क क्या दिया, मैंने विकल्प क्या दिया, क्यों, कैसे? तो यहाँ सुंदरदास अपना तर्क भी रखते हैं। वे कहते हैं कि नखशिख की बात करनी ही है तो गुरु जो हैं हमारे, जो हमें सिखाते हैं, उनकी बात की जाए, जिसमें नख से शिख तक ज्ञान ही ज्ञान है। नख और शिख की बात की ही जाए तो गुरु की बात की जाए ना। तो यहाँ एक और भी सुंदरदास ने एक नई बात रखकर जो नखशिख परंपरा है उसको गुरु की परंपरा से जोड़ते हैं, क्योंकि मूलतः नखशिख परंपरा श्रृंगारी परंपरा है, किंतु सुंदरदास ने इसी नखशिख परंपरा को गुरु से जोड़ा है। और गुरु क्या है? ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का पुंज। तो उनके लिए नखशिख ज्ञान से शुरू होनी चाहिए और ज्ञान में खत्म होनी चाहिए। सुंदरदास का रीति कवियों के लिए यह नया विकल्प नख और शिख का प्रतिस्थापन है। यह एक निर्गुण संत कवि द्वारा श्रृंगारिक कविताओं पर परिवर्तनकामी हस्तक्षेप है। कबीर सीधे सीधे विरोध की संस्कृति में उपस्थित होते हैं, लेकिन सुंदरदास वैकल्पिक ज़मीन तैयार करते हैं। तो इस तरह दोस्तों हमने देखा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में किस तरह आरंभिक आधुनिकता और आरंभिक आधुनिकता से जुड़ते हुए कैसे नए नए प्रस्थान इस सुंदर के स्वप्न किताब जो राजकमल प्रकाशन से छपी है और जिसके लेखक दलपत सिंह राजपुरोहित हैं, उन्होंने अपने शोध के माध्यम से मध्यकाल और रीतिकाल में अवस्थित कई मुख्य मुद्दाओं को, कई चीज़ों को नए ढंग से यहाँ प्रख्यात किया है। यह एक बहुत साहित्य विमर्श में एक बहुत बड़ा कदम है और मैं मानता हूँ कि यह किताब और यह लेखक साहित्य के इतिहास विमर्श में एक नई ज़मीन तैयार करते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि सुंदरदास सुसंस्कृत एवं शास्त्र ज्ञान सम्मत प्रशिक्षित संत कवि थे। वे संत भक्ति और शास्त्रों में वर्णित बातों को लोक परंपरा और लोक संस्कृति से प्रमित कर उसे
देश भाषा में प्रस्तावित करते हैं। शास्त्र और लोक का ऐसा समन्वय पूरे हिंदी साहित्य में अकेला तुलसीदास में देखा जाता है। इसे कहने में कोई गुरेज नहीं कि दलपत का यह शोध हिंदी साहित्य में न सिर्फ सुंदरदास को एक मुकम्मल ज़मीन प्रदान करता है, बल्कि उन्हें तुलसी और कबीर के बरक्स भी ला खड़ा करता है। इस किताब का इससे बड़ा योगदान और क्या हो सकता है। सुंदर के स्वप्न संत शिक्षा का एकदम नया अध्याय सामने लाती है। इसी क्रम में ब्रजभाषा काव्यशाला है। आखिर यह काव्यशाला है क्या? यह इस पुस्तक का रोचक एवं विस्मित कर देने वाला प्रस्थान है। गुजरात के भुज में स्थित यह काव्यशाला सन 1749 ईस्वी में स्थापित हुई, जिसका उद्देश्य उत्तर भारत के दरबारों में ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा और उसमें निहित ज्ञान को भावी पीढ़ी के कवियों तक पहुंचाना था। आश्चर्य की बात यह है कि उस समय तक ऐसी कोई पाठशाला उत्तर भारत में मौजूद नहीं थी। इस पाठशाला में सुंदरदास के ग्रंथ पाठ्यक्रम का हिस्सा थे। देश भाषा का विस्तार और ब्रज भाषा का प्रसार इस काव्यशाला का प्रमुख लक्ष्य था। यह काव्यशाला देश भाषा काव्य और काव्यशास्त्र की विरासत को एक सूत्र में पिरोने हेतु महत् माध्यम बनी, जो ब्रज भाषा के विपुल साहित्य को 20वीं सदी के मध्य तक प्रचारित और प्रसारित करती रही। तो दोस्तों, गुलदस्ता के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई विचार की, नए तथ्य और नई खोजों के साथ। आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका मेज़बान मयंक से सादर नमस्कार।